अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने डेप्रिसिएशन के टॉपिक के ऊपर एक बेसिक लेक्चर बनाया था और डेप्रिसिएशन का टॉपिक जो है वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे 2004 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी सेकेंड ईयर में से। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगा कि डेप्रिसिएशन क्या है। जितने भी आपके प्लांट एसेट होते हैं एक्सेप्ट लैंड, उन सब की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। यानी कि डेप्रिसिएशन का सिंपल माना क्या है कि वैल्यू का डिक्रीज़ हो जाना। अच्छा, अब ये जो वैल्यू डिक्रीज़ होती है, डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिज़िकल डेप्रिसिएशन भी होता है और फंक्शनल डेप्रिसिएशन भी होता है। फिज़िकल डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो कि एसेट के एक्चुअल यूज़ से आता है, और फंक्शनल डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए या उस मशीन की डिमांड नहीं है, तो इस तरीके से वो जो डेप्रिसिएशन आता है वो क्या होता है, फंक्शनल डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन आप इसलिए पता लगाते हो ताकि आपको पता लग सके कि आपका जो एसेट है वो कितना यूज़फुल हो सकता है और मज़ीद ये कितना इस्तेमाल के काबिल है। अच्छा, डेप्रिसिएशन से आपको कैश फ्लो का नुकसान नहीं होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन तो तब होगा जब आपके पास क्या हो, एसेट हो। अब जब तक आपने एसेट ख़रीदा नहीं है तो तब तक आप डेप्रिसिएशन भी लगा नहीं सकते। अब डेप्रिसिएशन निकालने के तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन पहले उसके लिए लाजमी है कि आपके पास क्या हो, एसेट हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि जब आप एसेट ख़रीदते हो और उसको यूज़ करते हो तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं, और किन चीज़ों को आप ऐड करवाते हो, किन को लेस करवाते हो। यानी कि एक प्रॉपर तरीका क्या होता है कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने का या कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने का। तो आपके पास क्वेश्चन है कि अली रजा एंड कंपनी परचेज अ मशीन एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,50,000। ठीक है, अली एंड रजा कंपनी ने 2,50,000 की एक मशीन खरीदी। ठीक है ना, लिस्ट प्राइस मतलब इनिशियल प्राइस है, टैग्ड प्राइस है, विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ट्रेड डिस्काउंट मिल गया आपको 10% हो गया, जो कि हर किसी के लिए होता है कि उसने कहा कि भाई जिससे आप खरीद रहे थे 250 का है, ट्रेड डिस्काउंट, उसने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, ऑफर कर दिया। एंड क्रेडिट टर्म 2/10 and 30। और उसने जिससे आपने मशीन खरीदी है उसने एक क्रेडिट टर्म रख दी 2/10 and 30 की। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने 2,50,000 की मशीन खरीदी, जो प्राइस उसकी ओरिजिनल थी, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लग गया। 250 का 10% कितना होता है, 25,000। यानी कि 250 में से 25,000 आपने माइनस किए तो 225, यानी कि इतने आपने पे करने हैं। उसने कहा कि अगर आप ये 10 दिन में नंबर ऑफ डेज हैं, डिस्काउंट पीरियड के डेज हैं, अगर इन 10 डेज में तुम 2,25,000 पे कर देते हो तो तुम्हें 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर 10 दिन में पे नहीं करते तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ पेमेंट कितने हैं, 30। अब ये डिस्काउंट हमें अवेल हुआ या नहीं हुआ ये हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद सेल टैक्स वॉज पेड एट 5%। 5% आपने सेल टैक्स भी उसको पे किया ऑफ नेट कैश प्राइस, नेट कैश प्राइस पर। ये चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। द कंपनी ऑल्सो पेड द फॉलोइंग। कंपनी ने ये चीज़ें भी पे की। क्या, बेसिकली ये होते हैं दो तरह के एक्सपेंडिचर्स। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप ऐड करवाते हो कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप ऐड नहीं करवाते हो। अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के होते हैं ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि बार बार नहीं किए जाते, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग मशीन ही ये इनकर्ड किए जाते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, वो बार बार इनकर्ड किए जाते हैं। अच्छा जी,
तो इसमें से हमें देखना होगा कि मशीन के इस्तेमाल से पहले पहले कौन सा खर्चा हुआ जिसकी वजह से आपकी मशीन की वैल्यू, ठीक है ना, उसको यूज़फुल बनाने के लिए आपने लगाया था। पहला क्या, फ्रीट इन रुपीज़ 2475 रुपीज़, यानी कि जब आपने मशीन खरीदी तो कंधे पे रख के तो आपने लाना नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप गाड़ी में लेकर आओगे, बाहर के मुल्क से मंगवा रहे हो तो हो सकता है वो जहाज़ से मशीन आए या शिप वगैरह से आए, उसके लिए आपने 2475 रुपीज़ दी। नंबर 2, इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर रुपीज़ 3000। अब मशीन यहाँ पर आ गई, आपने उसको फैक्ट्री के अंदर क्या करवाना है, इंस्टॉल करवाना है, लगवाना है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की तारें वगैरह एक जगह आपने बनाई होगी तो उसका भी खर्चा आया। नंबर 3, 2 ईयर फायर इंश्योरेंस रुपीज़ 2000, उसकी इंश्योरेंस के लिए, यानी कि आग लग जाए, डैमेज हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके लिए आपने क्या किया, 2 साल की इंश्योरेंस पे की है। अच्छा। नंबर 4, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन करवाते वक्त मशीनरी क्या हो गई, डैमेज हो गई, और आपने वो जो डैमेज पार्ट था वो रिपेयर करवाया। जब रिपेयर करवाया तो उसके लिए कितना पे करना पड़ा, 1500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ा। तो क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड क्या मांग रहे हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन के 2 रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन निकालेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो जब मैं मज़ीद चीज़ें करवाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपने ये बात बतानी है कि आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी या कितने इस मशीन के आपको पैसे देने पड़े और कितनी प्राइस आपके पास कितनी प्राइस है आपके पास से ये मशीन आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन के पैटर्न में आप लिखोगे ओनर का नाम अली रज़ा एंड कंपनी, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन। आप कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल लो तो आप लिखोगे कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन। तो अली रज़ा एंड कंपनी परचेज अ मशीन एट अ लिस्ट प्राइस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, लिस्ट प्राइस लिखेंगे, जो कि कितने है, लिस्ट प्राइस, यानी कि इनिशियल प्राइस, लिस्ट प्राइस आपके पास है 2,50,000, और इसमें से आप क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि वो आपको पे नहीं करना पड़ा। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपके पास कितना था, 10%, इसका 10% आएगा, 2,50,000 का 10%, तो 2,50,000 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 25,000। 25,000 आप लेस करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 ये क्या है, अकाउंट पेबल है, यानी कि अकाउंट पेबल लिख लें या अमाउंट पेबल लिख लें, यानी कि जो कि आपने सेलर को पे करनी है। सही है। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या बात बोली कि भाई ये अकाउंट पे करनी है। उसने एक शर्त रख दी कि अगर तुमने 10 दिन में पेमेंट कर दी तो तुम्हें 2% डिस्काउंट मिलेगा, अगर नहीं की तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ पेमेंट कितने, 30 डेज। अच्छा, अब हमें ये डिस्काउंट अवेल हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन में इसके हवाले से उसने कोई बात ऐसे कोई ख़ास बोली नहीं कि अवेल हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, जब ऐसी बात नहीं बोलता तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि हमने अवेल कर लिया, लेकिन आप गौर से पढ़ें, सेल टैक्स वाज पेड एट 5% ऑफ नेट कैश प्राइस, ये पे करना था। नेट कैश प्राइस का मतलब क्या है कि जिसमें से कैश डिस्काउंट क्या हो गया, माइनस हो गया। जब माइनस हो गया तभी तो नेट कैश प्राइस हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये डिस्काउंट क्या हो गया, अवेल हो गया, जिसकी वजह से हम इसको क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या आता है कि डेट अगर लिखी हो, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेट नहीं दी गई, बट अगर डेट का कॉन्सेप्ट हो तो आपने क्या चीज़ करनी है कि देखना है कब से कब तक है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो आपने मशीन खरीदी है 21 अगस्त को और वो आपको 10 डेज का टाइम देता है और आपने पेमेंट कर दी 29 अगस्त को, तो 21 से 29 के दरमियान 10 डेज से कम का अर्सा बनता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने डिस्काउंट अवेल कर लिया है। तो यहाँ पर नेट कैश प्राइस से हमें आइडिया हो गया कि हमें क्या हो गया है, डिस्काउंट अवेल हो गया है, तो हमने यहाँ पर लेस करवा देना, लेस कैश डिस्काउंट
कैश डिस्काउंट कितना 2%, इस अमाउंट का 225 का 2%, जब इसका आप 2% निकालोगे 2,25,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 तो 4,500 आपके पास अमाउंट आ जाएगी कैश डिस्काउंट। देन आप इसको माइनस करवा दोगे 2,25,000 में से तो आपके पास 2,20,500 आ जाएगा 2,20,500 आपके पास जो अमाउंट आई है इसको क्या कहेंगे नेट कैश प्राइस। ये आपके पास नेट कैश प्राइस आ गई जो कि आपने सेलर को पे की है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या किया है इस 5% का क्या किया है सेल टैक्स भी पे किया है। सेल टैक्स को आप क्या करोगे ऐड करवाओगे सेल्स टैक्स। सेल टैक्स आपका कितना है 2,20,500 का 5% यानी कि नेट कैश प्राइस का 5%, यानी कि आप सेलर को सेल टैक्स दोगे, वो ड्यूटी भरेगा किसको आगे गवर्नमेंट को। तो इसका 5% कितना निकल जाएगा 11,025 रुपीज़। तो इन दोनों को जब आपने ऐड करवा देना है यानी कि 2,20,500 प्लस 11,025 को, तो आपके पास अमाउंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2,31,525, जिसको आप क्या कहोगे नेट कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है जी, जो कि आपने सेलर को पे किया है। उसके बाद आप ऐड करवा देंगे जो आपसे एडिशनल एक्सपेंडिचर हुए, तो आप एक हेडिंग डालेंगे ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिख लें, एडिशनल एक्सपेंडिचर लिख लें, एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास एक फ्री टिन था यानी कि उसके इस्तेमाल से पहले किया गया, तो इसको आप ऐड करोगे फ्री टिन 2,475 रुपीज़। इंस्टॉलेशन चार्जेस थे मशीन के इस्तेमाल से पहले किया गया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर्स कितना था 3,000 था। देन आपके पास क्या है 2 ईयर फायर इंश्योरेंस, 2 साल का फायर इंश्योरेंस है। तो क्या 2 साल तक आपने मशीन यूज़ नहीं करनी है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसको ऐड नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मशीनरी, इंस्टॉलेशन के दौरान मशीनरी क्या हो गई डैमेज हो गई और रिपेयर करवाया, तो कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ी 1,500। अब जब आपने रिपेयर करवाया तो आपकी मशीन की कॉस्ट या वैल्यू तो नहीं बढ़ी कि भाई एक मशीन का टुकड़ा था, यहाँ से क्रैक आ गया, यहाँ से एक वो टुकड़ा टूट गया, वो आपने रिपेयर करवा दिया, ठीक करवा दिया, उसकी वजह से आपकी मशीन की वैल्यू में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ उसकी वैल्यू गिर गई होगी डैमेज होने की वजह से। लेकिन आपने उसको रिपेयर करवा लिया, तो ये भी आपका क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बट इफ अगर यहाँ पर ये चीज़ होती कि डैमेज हो गया था पार्ट और आपने एक ज़्यादा वैल्यू वाला या हाई एफिशिएंसी वाला पार्ट लगवा दिया जिसकी वजह से मशीनरी और ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, तो वो अगर केस होता जो कि आपके पेपर में आया हुआ भी है 1980s के पेपर में भी और 2015 या 16 के सेकेंड ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पार्ट एक्सचेंज का, तो अगर वो होता तो हम इसमें ऐड करवा दें। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीड इन और इंस्टॉलेशन ही ऐड होगा, बाकी दोनों एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जो कि कितने बनते हैं 3 और 2 5,475। इसको हम ऐड करवा देंगे नेट कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर, तो फाइनली हमारे पास
क्या अमाउंट आ जाएगी 2,31,525 प्लस 475। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2,37,000, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि ये मशीन आपको इतने की पड़ी, आपका इतना खर्चा हुआ इस मशीन के ऊपर। हालांकि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 250 में से ट्रेड डिस्काउंट आपने 10% माइनस करवा दी, फिर उस सेलर को पे करनी थी इतनी, लेकिन उसने क्या कहा कि इतने दिन में पे कर देते हो तो तुम्हें 2% और डिस्काउंट मिलेगा। आपने पे कर दिया तो आपको मिल गया डिस्काउंट, तो आपने उस सेलर की जो प्राइस बनती थी वो इतनी दी। फिर इस नेट कैश प्राइस के ऊपर आपने सेल टैक्स पे किया, जिसको आपने ऐड करवा दी 11,025। तो जब आपने इस पे ऐड किया तो आपकी नेट कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 2,31,525। उसके अंदर आपके पास दो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, उन दोनों को ऐड किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन टोटल कितनी आ गई 2,37,000। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा।